नमस्कार। GK मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर आधुनिक भारत और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषणात्मक यानी कि उसका व्याख्यात्मक उत्तर इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, GK मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर आज आधुनिक भारत का इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विगत कई परीक्षाओं में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषणात्मक यानी व्याख्यात्मक सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी लॉर्ड वेलिंगटन, डी लॉर्ड वुड। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड इरविन। वायसराय लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य था 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के संवैधानिक प्रगति की जांच करना और संवैधानिक प्रगति की जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और भारत आने पर साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा लगा करके विरोध करने का प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए विरोध करने का निर्णय किया क्योंकि साइमन आयोग के सभी सदस्य यूरोपियन थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किस इतिहासकार द्वारा दिया गया था? ए है एस.एन. सेन, बी आर.सी. मजुमदार, सी एस.बी. चौधरी, डी बी.डी. सावरकर। तो इसका सही उत्तर है ए एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह पर भारत सरकार के सरकारी इतिहासकार और एस.एन. सेन जो 1857 सरकारी विद्रोह लिखे हैं सरकारी इतिहास, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। प्रश्न संख्या 3 है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? ए सर्किट कोर्ट, बी प्रांतीय न्यायालय, सी सदर दीवानी अदालत, डी सदर निजामत अदालत। तो इसका सही उत्तर है डी सदर निजामत अदालत। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत में आपराधिक मामलों में अपील करने के लिए सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम, सॉरी इसमें A12 नहीं छप सका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वुड के प्रेषण का एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। और 2. वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 2। जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय शिक्षा पर
सिफारिश करने के लिए सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, कि अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1854 ईस्वी में शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट को वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहते हैं। वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में अनेक सिफारिशें थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिफारिश था कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 5 है, 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ए आगा खां, बी सैयद अमीर अली, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी चौधरी लियाकत अली। इसका सही आंसर है बी सैयद अमीर अली। 1906 में भारत में ढाका में मुस्लिम लीग स्थापित हुआ था। उसके संस्थापक में आगा खां थे, सलीमुल्लाह खां थे, मोहसिन उल मुल्क थे और बकास उल मुल्क थे। और 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी। प्रश्न संख्या 6 है, 1884 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कहाँ की थी? ए मद्रास, बी बम्बई, सी कलकत्ता, डी लंदन। तो इसका सही उत्तर है सी कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रारंभिक स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में सर्व प्रमुख रहे हैं, और इन्होंने 1884 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 7 है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? ए पुलिन बिहारी दास, बी बारिंद्र कुमार घोष, सी पी मित्रा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए पुलिन दास। ढाका अनुशीलन समिति बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थी। ढाका अनुशीलन समिति के अलावे कलकत्ता अनुशीलन समिति नामक भी क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया गया था, जिसमें ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी दास ने किया था। प्रश्न संख्या 8 है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी एनी बेसेंट, सी बिपिन चंद्र पाल, डी लाला जगत नारायण। तो इसका सही उत्तर है ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय तत्कालीन भारत के महानतम विद्वान में से एक थे। ये अंग्रेज अनेक भाषाओं के विद्वान थे, साथ में ये समाज सुधारक थे और प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। इन्होंने संवाद कौमुदी नामक अखबार का संपादन किया। इसके अलावे मिरातुल अखबार नाम का भी पुस्तक इन्होंने लिखा। साथ में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें तू फतुह उल मुबाहिदीन, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक थी राजा राम मोहन राय की। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन से प्रारंभिक कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था? 1 नंबर, अखिल भारतीय आधार पर लोगों को शिक्षित और संगठित करना। 2, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना। 3, सामाजिक सुधार करना। 4, राजनीतिक लोकतंत्र के आंतरिककरण और स्वदेशीकरण के लिए प्रयास करना। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1 और 4। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4, यानी कि विकल्प संख्या बी। जो कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था, उसमें अखिल भारतीय आधार पर लोगों को शिक्षित और संगठित करना, यानी पूरे भारत के लोगों को कांग्रेस से जोड़ना और उनमें राजनीतिक जागृति, राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना। उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करना, यानी ब्रिटिश सरकार के सत्ता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना। और 4, राजनीतिक लोकतंत्र के आंतरिकरण और स्वदेशीकरण के लिए प्रयास करना,
यानी कि पार्टी के अंदर और देश के अंदर लोगों में राजनीतिक भावना का, राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना और स्वदेशीकरण के लिए लोगों को जो है शिक्षित करना। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारे के साथ अपनाया गया था? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 45। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17 बी। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और गांधी जी छुआछूत को समाप्त कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। उनके नेतृत्व में अछूत उद्धार के लिए कार्य किया गया, निम्न जाति को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए कार्य किया गया और अछूत को गांधी जी हिंदू समाज में एक तरह से श्राप मानते थे, कोढ़ मानते थे। इसलिए संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के साथ जो अनुच्छेद लागू किया गया वो था अनुच्छेद 17। 11 नंबर प्रश्न है, पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के संस्थापक कौन थे? ए जी के देवधर, बी बीरेश लिंगम पंतलू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बहराम जी एम मालाबारी। इसका सही उत्तर है सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक एक सामाजिक सुधार दल की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है और ये भारत के प्रारंभिक स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर में, बी नासिक में, सी दिल्ली में, डी लाहौर में। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का बदला हुआ नाम है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों की एक मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया और HSRA की स्थापना में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ऑबलिग वायसराय ने महिला शिक्षा का समर्थन किया और इसके लिए वार्षिक दान दिया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एल्फिस्टन, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने महिला शिक्षा के संबंध में कार्य किए और महिला शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए इन्होंने वार्षिक अनुदान देने का भी कार्य प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 14 है, ब्रिटिश की सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह एक अंग्रेजी आविष्कार था। 2 इसने विदेशी मामलों में भारतीय शासकों के अधिकार छीन लिए। 3 भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में इसका कोई अधिकार नहीं था। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और डी का विकल्प कट गया है। प्रश्न इसका सही उत्तर है सी केवल 2। इसने विदेशी मामलों में भारतीय शासकों के अधिकार छीन लिए। भारत में सहायक संधि प्रणाली के जन्मदाता हैं फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इसलिए 1 नंबर विकल्प गलत है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया और डुप्ले के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला देशी राज्य अवध था। और भारत में इस सहायक संधि प्रणाली को सबसे लोकप्रिय बनाए अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली। इसीलिए बेलेजली को भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है, क्योंकि इनकी सहायक संधि काफ़ी सफल रही थी और बेलेजली का सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला देशी रियासत
हैदराबाद का निजाम था। प्रश्न संख्या 15 है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत विभिन्न प्रांतीय विषयों के क्षेत्रों को डैश में विभाजित किया गया था। ए आरक्षित विषय और समवर्ती विषय, बी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, सी निहित विषय और अवशिष्ट विषय, डी सामान्य विषय और समवर्ती विषय। तो इसका सही उत्तर है बी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था यानी दोहरा शासन व्यवस्था लागू किया गया था, इसके तहत प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया था। एक आरक्षित विषय जिसका कार्य गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करते, और दूसरा हस्तांतरित विषय जिसका कार्य प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि यानी चुने हुए मंत्रियों के द्वारा किया जाता। और ये जो द्वैध शासन प्रणाली है इसके जनक कार्टियर माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुई थी? ए बंगाल का विभाजन, 2 पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम का अधिनियमन, 3 अकाल आयोग की नियुक्ति, 4 इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4, यानी इसका चारों विकल्प सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन लागू हुआ। पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम कर्जन के समय में आया। कर्जन ने अकाल आयोग की नियुक्ति की और कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की। प्रश्न संख्या 17 है, 1854 के वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की। दूसरा, निजी उद्यमों की सहायता के लिए अनुदान सहायक प्रणाली की सिफारिश की। 3, इसने उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यापक प्रणाली की सिफारिश की। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र था उसने लॉर्ड मैकाले के इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त कर दिया। लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा जो प्राथमिक स्तर से लेकर के दी जाती थी उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया और सिफारिश किया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा में दी जानी चाहिए और उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देनी चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करने का इन्होंने कार्य किया और मैकाले के इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने समाप्त कर दिया। प्रश्न संख्या 18 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में प्रचलित विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में इसका आंसर दीजिए। ए, मुद्राओं के मूल्यों में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव हुआ। 2, अंग्रेजों ने राजस्व का भुगतान अपनी मुद्रा में करने पर जोर दिया। 3, देसी मुद्रा का उपयोग किया गया छूट पर उपरोक्त में कौन सा कारण थे जिसने करदाताओं के रूप में भारतीय व्यापारों और किसानियों की समस्या बढ़ाई? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी सभी, यानी 1, 2 और 3। जो बंगाल का प्रचलित मुद्रा था उसमें विकल्प 1, मुद्राओं के मूल्य में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव हुआ। 2, अंग्रेजों ने राजस्व का भुगतान अपनी मुद्रा में करने पर जोर दिया और 3, देसी मुद्रा का उपयोग किया गया। इसमें सभी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 19 है, किसने कहा कि बक्सर ने अंततः बंगाल पर कंपनी के शासन की बेड़ियां तोड़ दी? ए, राम से मुइर, बी ब्रूम, सी स्मिथ, डी जेम्स स्टीफन। तो ये कथन राम से मुइर का है। 1764 के बक्सर के युद्ध ने अंततः जो बंगाल पर कंपनी की बेड़ियां स्थापित कर दिया, ये स्टेटमेंट राम से मुइर का है। और प्रश्न संख्या 20 है, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व संग्रह प्रक्रिया की निगरानी के लिए निम्न में से किस स्थान पर राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी? ए, कलकत्ता, बी, मोंदिर, सी, मुर्शिदाबाद, डी, भागलपुर। तो इसका सही उत्तर है ए, कलकत्ता। वारेन हेस्टिंग्स ने
भूमि राजस्व संग्रह का निगरानी करने के लिए, यानी भूमि कर का जो संग्रह हो रहा था उसका निगरानी करने के लिए कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 21 है, राक्षस भुवन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1760, बी 1763, सी 1766, डी 1769। तो इसका सही उत्तर है डी 1769। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी? ए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। सॉरी, इसका सही उत्तर है बी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसमें पंजाब पराजित हो गया था, सिखों की हार हुई थी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। इस समय पंजाब के राजा दलीप सिंह थे और इसी समय राजा दलीप सिंह ने लॉर्ड डलहौजी को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित राज्यों के चूक के सिद्धांत द्वारा उनके अनुबंध के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। एक सतारा, 2 उदयपुर, 3 नागपुर, डी संबलपुर। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। तो ए 1 2 3 4, बी 1 4 2 3, सी 2 1 4 3, डी 1 3 4 2। इसका सही उत्तर है बी 1 4 2 3। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था लॉर्ड डलहौजी का, उसके अनुसार सतारा, संभलपुर, उदयपुर और नागपुर, इन सब का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार जिस देशी रियासत के राजा को अपना संतान नहीं था उनको दत्तक पुत्र यानी गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और राजा की मृत्यु के बाद उनके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1899, बी 1902, सी 1904, डी 1907। तो इसका सही उत्तर है सी 1904। वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में शिक्षा पर एक कमेटी गठित की गई थी सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। इसी थॉमस रैले की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालय को सरकार के एक विभाग के रूप में बनाया गया। इसलिए इस अधिनियम को भारतीय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का गला घोटने वाला अधिनियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि किसने दी? ए गांधी जी, बी वैलेंटाइन चिरॉल, सी दादा भाई नौरोजी, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है बी वैलेंटाइन चिरॉल। वैलेंटाइन चिरॉल एक किताब लिखे थे इंडिया अनरेस्ट। इसी पुस्तक में चिरॉल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहे, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय असंतोष की माता कहे और दयानंद सरस्वती की संस्था आर्य समाज को भारतीय असंतोष की संस्था कहे। इस वीडियो में इतना ही। शेष प्रश्न संख्या 26 से अगला वीडियो में डील किया जाएगा, अगला वीडियो में उसको व्याख्यात किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।